नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज लाए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 जो 10वीं की परीक्षा है, इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। एक जो वीडियो है आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपका वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि जो OMR शीट पर आप क्वेश्चन करते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये अति संभावित क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। और आप चाहते हैं इसका PDF मिले तो आपको इसका PDF मिल जाएगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर विद्यार्थी अपडेट पे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारा सा सेशन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये हुई थी 1789 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न आपका है कि 1789, देखिए प्रश्न आपका है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये हमारा था असीमित राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस देश से। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? देखिए नेपोलियन से आपका प्रश्न बहुत बोर्ड में बनते हैं। तो कब हुई थी? 1815 में नेपोलियन क्या हुई थी? पराजय हुई थी। और नेपोलियन संहिता कब लगी थी? इन सारी चीज़ों के बारे में क्या प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है ऑटो वान बिस्मार्क। जो ऑटो वान बिस्मार्क है कि किस देश से क्या है संबंधित है? तो ये हमारे जर्मनी के संबंधित है। कौन? ऑटो वान बिस्मार्क। ये आपका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न बनता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 20 में भी, यानी कि 3 साल में एक क्वेश्चन क्या है पूछ चुका है। तो जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे? 1915 में। कहाँ लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता था? तो आप सब जानते हैं किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगला आपका क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो करने वाले कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। किसका नेतृत्व किए थे? अवध के किसानों का। अगला आपका प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना क्या हुई थी? घटित हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पर था? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सब लोग जानते हैं कि 1885 में हुई थी। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न बहुतों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदू स्वराज पुस्तक की लेखक कौन है? जो हिंदू स्वराज पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2023-2022 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ बताना जरूरी समझा गया और आपको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो आप लोग सब जानते हैं कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी क्या है, वंदे मातरम गीत के रचयिता। ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा क्या है, अजैविक संसाधन है? तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, उससे क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, सही आंसर हमारा आ जाएगा कि कौन सा, इसमें हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर हमारा होगा चट्टाने। क्या होगा मित्र? चट्टाने होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? देखिए काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है तो वो हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होती है, काली मृदा मुख्य रूप से क्या कही जाती है, पाई जाती है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या क्या आंसर को ट्रिक करेंगे। और क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या गलत भी कर सकते हैं। तो एग्जाम देते समय इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य पाई जाती है? तो गुजरात में। गुजरात में क्या होती है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। इसको एकदम ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे दक्कन के पठार में, लाल पीली मृदा। देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है कि आपकी 2010, 2012 और 13, 14, 17 यहाँ की 20, यानी कि 6 बार परीक्षा के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका एक क्वेश्चन। ठीक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पंजाब की भूमि में निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख क्या है? भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? आपको क्या कारण बताना है। एक कारण है अति पशुचारण। अति पशुचारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को पहुंचाएं ताकि इससे उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र के लिए समर्पित होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा आपके लिए क्या है, आपके लिए फ्री एवं कास्ट आपके लिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है। तो उस गरीब भाई बहनों का भी आप मदद करें, क्योंकि मदद करने से क्या होता है मित्र, मदद करने से आपको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ होता है, मदद मिलता है। ठीक है। क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे की मदद करता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, जलमंडल में का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में स्थित है? ठीक है। अब प्रतिशत पूछा है कितना, तो 97.5% जो है क्या है, खारा हमारा जल है, खारा जल है। अब आप भी जानते हैं खारा जल समुद्र में पाए जाते हैं। बाकी जो 2.5% है ये हमारा क्या है, बर्फ़ के रूप में नदियों में है। ठीक है। और मीठे जल है, सब कुछ है। ठीक है। लेकिन 97.5% क्या है, खारा जल है जो समुद्र में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि हीराकुंड, देखिए प्रश्न बनता है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध हमारा क्या है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न हमारा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? देखिए कहाँ पे, पहले तो उड़ीसा है लेकिन किस नदी पे है, तो ये हमारा महानदी पे है। ठीक है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरा देखिए कि रिहंद परियोजना, जो रिहंद बांध है, यह बांध परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद बांध परियोजना कहाँ है, तो रिहंद बांध परियोजना हमारी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो ये हमारा रिहंद बांध नदी परियोजना। ठीक है। तो आपके लिए आप एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट करके कि रिहंद बांध परियोजना किस जिले में है। ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखिए 2008, 2010, 2013 में पूछा जा चुका है।
देखिए मित्र, अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। एकदम छोटा क्वेश्चन जो आप सब लोग जानते हैं कि जो जाड़े में बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। जो इस समय क्या हुआ, बुआई हुई है धान का, सॉरी गेहूं का, चना का, मटर का, मसूर का, ठीक है, एक क्या है हमारी रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। तो पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक दूध भी पैदा करने वाला क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला भी कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसको विशेष आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो चाय की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, तो हमारी पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी है। और एक क्वेश्चन हमारा 2022, 2012, 2011 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पाद राज्य है। तो जूट उत्पाद राज्य कौन सा, हमारा पश्चिम बंगाल। और एक क्वेश्चन 18 और 16 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है। किसकी है, जायद की, क्योंकि फसल 3 होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और खरीफ की जो फसल होती है ये फसल बोई जाती है जब धान बुआता है तब बोई जाती है, मतलब कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है। और शुरुआत ठंडी में क्या होती है, इसको काट ली जाती है। इन दोनों के बीच में जो फसल बोई जाती है उसी को कहते हैं जायद की फसल। जैसे मान लीजिए खीरा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी और सब्जियां, ठीक, इसको क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क है, किसका है बॉक्साइट अयस्क, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट अयस्क। देखिए ये प्रश्न 2023, 19, 13 और 11 में भी पूछा जा चुका है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। कोडरमा खान से क्या निकलता है, तो यहाँ से अवरक को निकाला जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, देखिए एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। जो एंथ्रेसाइट है एक किससे संबंधित है, तो ये हमारा कोयला से संबंधित है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, ठीक है। एक प्रश्न भी हमारा 22 और 23 में पूछा जा चुका है। ये हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, कौन सा लौह क्या है, खनिज का आधारभूत है। अगला हमारा प्रश्न है कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बहुत पश्चिम बंगाल, बहुत बिहार लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जो रानीगंज कोयले की खान है हमारा कहाँ है, ये हमारा पश्चिम बंगाल में, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग कौन सा है, ठीक है, हथकरघा है, क्या है, हथकरघा क्या है, हमारा कुटीर उद्योग है। और ये प्रश्न पूछा गया कब, देखिए 16, 12 और 11 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात स्थापित है। टाटा लौह इस्पात कहाँ स्थापित है, किस राज्य में, तो ये हमारा क्या है, झारखंड में स्थापित है। और ये प्रश्न हमारा 19, 18 और 2017 में पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। इस्पात नगरी की बात करें तो आते हैं जमशेदपुर क्या कहता है, इस्पात नगरी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम है, जो कि बहुत ही क्या है, बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप सब लोग क्या है प्राइमरी से ही जानते हैं। देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने के कारण ठीक है मेरा फ़र्ज है कि आपको उस क्वेश्चन से रूबरू कराना, मतलब एक बार क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजर जाएगा तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो इसको आप गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा मुझे विश्वास है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। जो बेल्जियम की सरकार है किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, तो ये विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगर आप बेल्जियम का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग थे, जैसे मजदूर हुए, किसान हुए, इसके बाद जो छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग हैं, वकील हुए, ठीक है, ये लोग पत्रकार हुए, ठीक है, ये लोग क्या किए, ये लोग एक सामुदायिक सरकार बनाना चाहते थे और चाहते थे क्या राजशाही हट जाए और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो, यहाँ पे क्या हो गणराज्य बन जाए, मतलब यहाँ के किसी चले, यहाँ संविधान से चले, ऐसा वो चाहते थे। देखिए एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन है, किसमें विभाजन है, तो आप जानते हैं केंद्र और राज्यों के में विभाजन है। अगर पूछ दिया कि किस पे कानून बनता है तो इस पे देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका, विधान परिषद का होता है, ठीक है, विधानमंडल का होता है। लेकिन समवर्ती सूची में संघ और राज्य क्या होते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, यानी कि संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बताए थे कि क्लास में कितनी है, 22 है, और आपको 22 का भी नाम भी लिखवा दिया गया है आपके क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो आपका पूरा संघीय राज्य मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो संघीय राज्य है, तो कौन सा है, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब क्या है हमारे राज्य हैं, ठीक है। तो दिल्ली के हिसाब से हमारा क्या होगा, सही रहेगा कि ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं विदेश को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपके, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो आप सब जानते हैं कुल कितने हैं, 28। और संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। हम भले अलग अलग हैं लेकिन क्या हैं, हम फिर भी एक हैं, अनेकता में एकता, विविधताओं में एकता, ये क्या है हमारे देश की खूबसूरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का मतलब रक्षा, आप बताए थे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब किस सूची पे क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही क्या करेगी, कानून बनाएगी, तो रक्षा पे कानून बनाने का रक्षा केंद्र को होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किसमें है, पंचायती राज्य संस्थाएं में। और एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी यानी कि जो बिहार के जो टीचर वाले एग्जाम होता है इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि महिलाओं का आरक्षण कहाँ है। और एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 और 23 में पूछा जा चुका है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, इतना महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से सर्वाधिक है। मतलब कि 2000 भारत का जब आया था इंडेक्स, उसमें किस देश का भारत से क्या है, अधिक है मानव सूचकांक, ठीक है। इसमें श्रीलंका क्या है, अधिक है। इसको भी आपको क्लास में लिखवा दिया और बता दिया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन से उसे क्या कहता है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो ये है आपका उद्यमों के स्वामित्व पर क्या है, सर्वाधिक निजी क्षेत्र क्या है, विभाजित है। और एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1986 में क्या हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो ये थी आज की स्लाइड, और आज हम समझे सामाजिक विज्ञान का वो सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके अति संभावित क्वेश्चन थे, इसी में से आपके प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।